तो ये थ्योरी या बिलीफ इस बात को प्रूव करती है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके एक्सपीरियंस की देन नहीं है। आप चाहे तो आज और अभी से अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हो। डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी के अलावा एक और प्रॉब्लम है जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ होती है, और वो ये कि ये आपसे आपकी फ्रीडम छीन लेती है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि शायद आप में से कई लोगों की कहानी इस लड़के जैसी होगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आप पर प्रेशर डालते रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि उन्हें इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी ने हमेशा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन पर फोकस किया है। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको तारीफ मिलेगी, और अगर कुछ बुरा किया तो सज़ा मिलेगी। लेकिन ये मेंटालिटी एकदम गलत है। आप शायद खुद को लाइफ का हीरो समझ रहे होंगे, एक आइडियल हीरो जो सबका ध्यान रखता है, सबका भला करता है। सी मोटिवेशन टेम्पररी होती है। अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जियो, ना कि दूसरों की सलाह पर। समरी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको हमारी समरी पसंद है लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। यह आपके लिए मुफ्त है, लेकिन ये हमें बहुत मदद करता है और इससे हम आपके लिए बेहतरीन समरी ला सकते हैं। एक खुशहाल जिंदगी का सीक्रेट क्या है? लाइफ में वो सब हासिल करना जो आप चाहते हो, या फिर लोगों के साथ खूबसूरत रिश्ते बनाकर रखना? नहीं, असल में एक खुशहाल जिंदगी का मतलब है अपनी हर कमी और खूबी के साथ खुद को एक्सेप्ट करना, यानी आप जैसे हैं वैसे बने रहे। किसी और के लिए खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। बेशक औरों के साथ आपके रिश्ते खूबसूरत हों, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पहचान खो दें। ये समरी आपको ऐसे सॉलिड और ईज़ी तरीके सिखाएगी जिससे आप एक खुशहाल ज़िंदगी जीने की ख्वाहिश पूरी कर सकें। यकीन मानिए, खुश रहना आपके हाथ में है। अल्फ्रेड एडलर और उनकी एडलेरियन साइकोलॉजी के अनुसार खुश रहना दुनिया का सबसे आसान काम है। ऑथर के बारे में इचिरो किमिशी एडलेरियन साइकोलॉजी में बेहद भरोसा करते हैं। वो यंग लोगों को काउंसलिंग भी देते हैं। साथ ही वो जापानीज सोसाइटी ऑफ एडलेरियन साइकोलॉजी में काउंसलर और कंसल्टेंट भी हैं। इस बुक के को ऑथर फुमिताके कोगा एक अवार्ड विनिंग ऑथर हैं, जिन्होंने कई नॉन फिक्शन और बिजनेस से जुड़ी किताबें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर साबित हुई हैं। दुनिया बड़ी सिंपल है, यहाँ हर कोई खुश रह सकता है, लेकिन अगर आपने ठान रखा है कि दुखी रहना है तो दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने की कोशिश करते रहो। गारंटी है कि हमेशा दुखी रहोगे। आप हमारी इस बात से एग्री करते हो या नहीं? क्या लाइफ वाकई में इतनी सिंपल है कि हम जैसी मर्जी हो उसे वैसे जी सकें? जाने माने साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड एडल इस बात पर पूरे यकीन के साथ विश्वास करते हैं कि खुश रहना वाकई में बड़ा आसान काम है, और इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने कुछ बिलीफ्स बनाए हैं। खुश रहना है तो अपने बीते हुए कल को भूलकर आगे बढ़ो। कई बार हम अपने आसपास रहने वालों की वजह से भी दुखी रहते हैं, लेकिन अगर खुश रहना है तो खुद को प्रायोरिटी देना शुरू करो। आप शायद उनकी बातों से सहमत नहीं होंगे, पर कई लोग इन बातों को मानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, ज़्यादातर लोग जो एडलर की टीचिंग से सहमत है वो वाकई में औरों के मुकाबले अपनी लाइफ में ज़्यादा खुश है। तो आइए सुनते हैं ये समरी और देखते हैं कि ये आप पर भी अप्लाई होता है या नहीं। डिनाई ट्रॉमा। एक छोटे से शहर में एक नौजवान रहा करता था जो लगभग 20 साल का होगा। जैसा कि इस उम्र में लोग अक्सर क्यूरियस नेचर के होते हैं, तो उस लड़के के मन में भी कई तरह के सवाल उठा करते थे। शहर के आखिरी छोर पर एक फ़िलॉसफ़र भी रहा करता था जो अपने ज्ञान और नॉलेज के लिए दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन उसकी सबसे फेमस टीचिंग थी वो ये थी कि उसे इस बात पर पूरा भरोसा था कि ज़िंदगी बहुत ही सिंपल और आसान है, और उसकी यही बात उस नौजवान को बड़ा हैरान कर देती थी। ये दुनिया भला सिंपल कैसे हो सकती है जहाँ इतनी परेशानियाँ, इतनी मुश्किलें हैं? ड्रग्स, जंग, भूखमरी, गरीबी और पॉलिटिकल झगड़े जैसे मुद्दे सिंपल कैसे हो सकते हैं? कहीं ये फ़िलॉसफ़र पागल तो नहीं हो गया? उस फ़िलॉसफ़र ने ऐसी कई और बातें कही थी जो उस नौजवान को एकदम झूठ लगती थी। तो एक दिन अपने डाउट को क्लियर करने वो उस फ़िलॉसफ़र के पास गया और उसे चैलेंज किया कि उसके सारे बिलीफ्स या बातें सरासर गलत हैं। उसकी बात सुनकर फ़िलॉसफ़र ज़रा भी नाराज़ नहीं हुआ, बल्कि उसने उस लड़के का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। वो इस बात से भी बड़ा इम्प्रेस हुआ कि वो नौजवान उसकी बातों से सहमत नहीं था और अपने खुद के नज़रिए से सोचता था। फ़िलॉसफ़र ने उसे अपने घर में इनवाइट करते हुए अंदर बुलाया और उससे बातचीत शुरू की।
उसने नौजवान को बताया कि उसके सारे बिलीफ्स अल्फ्रेड एडलर की थ्योरी पर बेस्ड है। अल्फ्रेड एडलर एक साइकोलॉजिस्ट थे जो पावर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी पर काफ़ी जोर दिया करते थे, यानी सिंपल वर्ड्स में कहें तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी यानी ये पता लगाना कि इंसान को अपनी वेलबींग या खैरियत के लिए क्या करना चाहिए। फ़िलॉसफ़र की बातों से नौजवान अब थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी का क्या मतलब है। उसने इस बारे में जब कुछ और सवाल किए तो उसे इंडिविजुअल साइकोलॉजी का मतलब समझ आया। सबसे पहले तो नौजवान ने फ़िलॉसफ़र को चैलेंज किया कि वो चेंज यानी लाइफ में बदलाव को लेकर अपना नज़रिया समझाए। क्या फ़िलॉसफ़र ये मानता है कि लोग अपनी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं या खुद बदल सकते हैं? असल में वो लड़का खुद अपनी लाइफ में चेंज चाहता था। उसे खुद इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था, उसे हमेशा यही लगा कि वो दूसरों जितना स्मार्ट नहीं है। उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी जीरो था और अपनी इन कमियों को वो चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहा था। उसके दोस्त को उसे परेशान करते ही थे, साथ ही उसके पेरेंट्स ने भी कभी उसे सपोर्ट नहीं किया। बचपन से ही उसके मन में जो इनसिक्योरिटी बैठ गई थी उसका असर उसके आज पर पड़ रहा था। फ़िलॉसफ़र ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, हाँ, अगर लोग चाहें तो बदल सकते हैं। आपका पास्ट मैटर नहीं करता क्योंकि वो पास्ट था, लेकिन आपका फोकस प्रेजेंट पर होना चाहिए। नौजवान ने इस बात पर भी असहमति जताते हुए इस बात को खारिज कर दिया। उसने पूछा, अगर पास्ट मैटर ही नहीं करता तो क्या इसका मतलब है कि बीते हुए कल के दुख या तकलीफें भी झूठे होते हैं? तब फ़िलॉसफ़र ने समझाया कि वो ट्रॉमा यानी सदमा या किसी जख्म पर यकीन ही नहीं करते और अल्फ्रेड एडलर के भी यही विचार है। एक और फेमस साइकोलॉजिस्ट हुए थे सिगमंड फ्रॉइड। अक्सर वो अपनी थ्योरी में ट्रॉमा का जिक्र किया करते थे। फ्रॉइड का मानना था कि इंसान के आज के दुखों की वजह उसके पास्ट के ट्रॉमा ही है। लेकिन एडलर इस बात से एग्री नहीं करते। उनका मानना है कि किसी इंसान के सक्सेसफुल या फेल होने का उसके पास्ट एक्सपीरियंस से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा ये ज़्यादा मायने रखता है। दूसरे शब्दों में कहे तो आपके साथ क्या हुआ ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपने कैसे सिचुएशन हैंडल की ये बात मायने रखती है और आपको पर्सनैलिटी को शेप देती है। जो कुछ आप उन एक्सपीरियंस से सीखते हो वही सीख लाइफ में आपको गाइड करती है। तो ये थ्योरी या बिलीफ इस बात को प्रूव करती है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके एक्सपीरियंस की देन नहीं है। आप चाहे तो आज और अभी से अपनी ज़िंदगी की कमान अपने हाथों में ले सकते हो। आप ये डिसाइड करोगे कि आपको कैसे जीना है। All problems are interpersonal problems। उस लड़के को फ़िलॉसफ़र की बातों पर अभी भी यकीन नहीं था। उसने डिसाइड किया कि वो उससे लोगों और चेंज के बारे में कुछ और सवाल करेगा। अगर लोग बदल सकते हैं तो ऐसा क्या है जो उन्हें बदलने से रोकता है? अगर वो लड़का अपने पास्ट की बातों को भूल जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर वो अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी ना होने दे? हाँ, ये सच है कि अपनी कमियों को दूर करने में वक्त लगता है और ये उतना भी ईजी नहीं है जितना हमें लगता है। तो फ़िलॉसफ़र ने कहा कि उस नौजवान ने अपने लिए एक गोल सेट कर दिया था और ये गोल था खुद को डिसलाइक यानी नापसंद करना। वो लड़का हैरान रह गया। उसने तो ऐसा कोई गोल कभी नहीं बनाया था। फ़िलॉसफ़र मुस्कुराने लगा। उसने लड़के से पूछा, तुम्हें अपने बारे में क्या पसंद नहीं है? तो लड़के ने बताया कि उसके अंदर ऐसी कई छोटी मोटी कमियां हैं जिनसे वो छुटकारा पाना चाहता है। जैसे कि वो नेगेटिव सोचता है, वो जल्दी हार मान जाता है, वो लोगों पर आसानी से भरोसा नहीं कर पाता। उसे ये भी लगता था कि वो देखने में कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है, यानी उसे अपनी पर्सनैलिटी पसंद नहीं थी। फ़िलॉसफ़र ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसे भी लड़के की बातों में सच्चाई नजर आई। उसके अंदर वाकई में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी। फ़िलॉसफ़र ने उससे कुछ और सवाल पूछे। उसने पूछा, तुम खुद को इस नज़रिए से क्यों देखते हो? तो लड़के ने कहा, वो बचपन से ऐसा ही है। वो कमज़ोर है, वो कभी भी दूसरों के आगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख पाता। लेकिन फ़िलॉसफ़र ने उसकी बात काटते हुए कहा, तुम गलत बोल रहे हो। तुमने पहले ही सोच रखा है कि तुम्हारे अंदर कमी है। जब तुम खुद को ही पसंद नहीं करते तो औरों से क्या उम्मीद करते हो? इसलिए तुम लोगों से दूर दूर रहने की कोशिश करते हो। अगर तुम खुद को ही पसंद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? फ़िलॉसफ़र ने पॉइंट आउट किया कि तुमने आज तक सिर्फ अपनी कमजोरियों पर फोकस किया है। इसलिए शायद तुम खुद को उतना पसंद नहीं करते। वो लड़का ऐसा इसलिए सोचता था क्योंकि वो डरता था कि कहीं लोग उसे रिजेक्ट ना कर दे। उसे रिजेक्शन से काफ़ी डर लगता था। इससे पहले कि दूसरे उसे रिजेक्ट करे, उसने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया था।
वो सबसे अलग थलग रहने लगा था। उसने सोचा ऐसा करके वो खुद को हर्ट होने से बचा लेगा। ना वो लोगों से मिलेगा ना वो हर्ट होगा। हालांकि वो दिल ही दिल में चाहता था कि लोग उसे प्यार करे, उसे रिस्पेक्ट दे, पर वो कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया कि लोगों से मेल जोल रखे। उसके लिए अकेला रहना ज़्यादा ईजी चॉइस थी। उसे लगता था कि लोग उसे पसंद तो नहीं करेंगे पर हाँ, नापसंद जरूर कर सकते हैं। फिलोसोफर ने कहा कि आप जब दूसरों के साथ रिश्ता बनाते हो तो कभी ना कभी हर्ट भी होते हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हर रिश्ता परफेक्ट हो, और अगर तुम हर्ट नहीं होना चाहते तो तुम्हें पूरी लाइफ अकेले काटनी पड़ेगी, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई भी अकेले लाइफ नहीं गुजार सकता। एडलरियन साइकोलॉजी में आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है, यानी आपकी हर प्रॉब्लम में दूसरे लोग भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। लेकिन अगर आप दुनिया में अकेले रहते हो तो फिर ठीक है, फिर तो आपकी कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। उस लड़के को ये कॉन्सेप्ट बड़ा लॉजिकल और अजीब लगा। जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, यानी आपकी इंटरनल प्रॉब्लम, क्या वाकई में वो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम है? फिलोसोफर ने उसे खुद का एग्जाम्पल दिया। किसी ज़माने में वो अपनी हाइट को लेकर काफ़ी इनसिक्योर हुआ करता था। वो छोटा था और लोग हमेशा इस बात को पॉइंट आउट करने से नहीं चूकते थे, जिस वजह से फिलोसोफर को हमेशा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फील होता था। आपकी बाकी इनसिक्योरिटीज़ की तरह आपके अंदर जो फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी है, वो इसलिए है क्योंकि आप उसे वैल्यू देते हो। इसे सिंपल तरीके से कहें तो ये आपकी सब्जेक्टिव यानी खुद की फीलिंग्स है। लेकिन सवाल ये है कि ये फीलिंग्स आई कहाँ से? तो जवाब है कि हमारे अंदर ये फीलिंग खुद को दूसरों से कंपेयर करने से आती है। फिलोसोफर को बाकी लोगों और उनकी हाइट से कोई लेना देना नहीं था। उसे कभी ये सोचकर बुरा नहीं लगा कि वो कद में छोटा है। आपकी सब्जेक्टिव फीलिंग्स की वजह से आपको या तो अच्छा लगेगा या फिर बुरा। अपनी कम हाइट को लेकर फिलोसोफर की सब्जेक्टिव फीलिंग उसे हमेशा इनसिक्योर फील कराती थी, पर उसके एक फ्रेंड ने उसे बताया कि वो अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से फ्रेंडली और भरोसेमंद लगता है, और ये बात उस फ्रेंड ने अपनी सब्जेक्टिव फीलिंग यानी खुद की फीलिंग या सोच की वजह से कही थी। यही बात फिलोसोफर को कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए काफ़ी थी। ऑब्जेक्टिविटी का एक फ़ायदा भी है, ये आप पर है कि आप इसे कैसे हैंडल करते हैं। जो बात आपको अपने बारे में इन्फीरियर लगती है, आप उसे पॉजिटिव तरीके से लेते हो या नेगेटिव, ये आपके ऊपर है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपनी इन्फीरियॉरिटी को एक सब्जेक्टिव मैटर समझकर इन्फीरियॉरिटी समझना बंद कर दो। आप कैसा फील करते हो ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। डिस्कार्ड अदर पीपल्स टास्क्स फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी के अलावा एक और प्रॉब्लम है जो इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से आपके साथ होती है, और वो ये कि ये आपसे आपकी फ्रीडम छीन लेती है। इंटरपर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका यह है कि आप लोगों को अपना दुश्मन समझने के बजाय उन्हें दोस्त समझो। फिलोसोफर का मानना था कि वो नौजवान अगर ऐसी सोच रखता है तो उसके अंदर इन्फीरियॉरिटी की फीलिंग खुद ही कम होती चली जाएगी, क्योंकि दोस्त बनाने से इंसान के अंदर बॉन्डिंग यानी जुड़ाव की फीलिंग आती है। बेशक ये अप्रोच आपकी हर प्रॉब्लम का इलाज नहीं है, पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम से छुटकारा पाने का रास्ता जरूर सुझाएगा। हालांकि उस नौजवान ने इस सॉल्यूशन के जवाब में अपने केस का एग्जाम्पल दिया जहां उसके घर में उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी हर ज़रूरत पूरी करते रहे। उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और उसे हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसके बावजूद वो का उन्हें अपने दोस्त की नज़र से नहीं देख पाता था। उसके लिए तो वो हमेशा उसके पेरेंट्स ही रहेंगे। उसके पेरेंट्स हमेशा उसकी तुलना उन लड़कों से करते रहे जो उसकी उम्र के थे। वो उसे हर बात पर क्रिटिसाइज करते थे। उन्हें शिकायत थी कि वो अपनी उम्र के बाकी लड़कों से हर बात में पीछे क्यों है। उस नौजवान को लगता है कि उसके पेरेंट्स की वजह से ही उसके अंदर सेल्फ एस्टीम की कमी है। अपनी पूरी लाइफ वो लड़का अपने पेरेंट्स को खुश रखने, उन्हें इम्प्रेस करने में लगा रहा, हालांकि ये खुद उसकी चॉइस नहीं थी। उसने जब अपनी मर्जी से कॉलेज में कोर्स चूज़ किया तो वो भी उन्हें पसंद नहीं आया। इसलिए उसे मन मारकर उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना पड़ा जो उसके पेरेंट्स को पसंद था। ये सब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। इस बात से वो लड़का दुखी तो नहीं हुआ था, पर वो खुश भी नहीं था। शायद आप में से कई लोगों की कहानी इस लड़के जैसी होगी। हो सकता है आपके पेरेंट्स भी आप पर प्रेशर डालते रहे होंगे, लेकिन आप हैं कि उन्हें इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। आप उन्हें कुछ बनकर दिखाना चाहते हो, उनकी नज़रों में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हो कि वो आपसे खुश हो जाएं। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी इस बात से ज़रा भी सहमत नहीं है। वो इसे नकारती है। फिलोसोफर इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अपनी तारीफ सुनना और अपनी पहचान बनाना हर किसी को अच्छा लगता है।
लोग जब हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं तो हमें बेहद खुशी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारा मकसद सिर्फ तारीफ बटोरना है? वो उस नौजवान से पूछता है कि उसे लाइफ में किस चीज़ की तलाश है। तो लड़के ने बताया, सिंपल सी बात है, उसे अपनी एक पहचान बनानी है, क्योंकि पहचान आपको वैल्यूएबल फील कराती है और आपको इन्फीरियर होने की फीलिंग से भी बचाती है। लेकिन अल्फ्रेड एडलर इसे सही नहीं मानते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी सोसाइटी ने हमेशा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट एजुकेशन पर फोकस किया है। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपको तारीफ मिलेगी और अगर कुछ बुरा किया तो सज़ा मिलेगी। लेकिन ये मेंटालिटी एकदम गलत है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो पर कोई तारीफ नहीं कर रहा तो क्या आप अच्छा काम करना छोड़ दोगे? ठीक इसी तरह पनिशमेंट में भी यही बात लागू होती है। अगर कोई आपको पनिश नहीं कर रहा है तो क्या आप बुरा काम करते रहोगे? फिलॉसफर का मानना है कि हमें दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से नहीं जीना है। तो नौजवान ने बहस करते हुए कहा कि ये तो जिंदगी जीने का बेहद सेल्फिश तरीका होगा। क्या इंसान को सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहिए? फिलॉसफर ने उसे जूडाइज्म की एक टीचिंग के बारे में बताया। वो ये है कि अगर आप दूसरों के हिसाब से जीवन बिताते हो तो आप अपनी नहीं बल्कि उनकी जिंदगी जी रहे हो। आप उनकी वजह से जी रहे हो। तो अगर आप उनके लिए जी रहे हो तो आपकी लाइफ कौन जिएगा? आपकी खुद की अपनी लाइफ है जो आपको अपनी सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से जीनी है। आप पूरी लाइफ दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में बिताते हो तो भी अंत में लोग खुश नहीं होते और इस तरह आप भी हमेशा दुखी रहते हो। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी पूरी लाइफ इसी तरह बर्बाद हो जाती है? खुद के बारे में सोचना कोई गुनाह नहीं है, आप सेल्फिश नहीं है, बल्कि एडलरियन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे सेपरेशन ऑफ टास्क्स कहा जाता है, यानी दूसरों को ध्यान में रखते हुए अपने हिसाब से ज़िंदगी जीना। मान लो एक बच्चा है जिसे पढ़ाई में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। वो ना तो अपना होमवर्क करता है और ना टीचर्स की बात मानता है। जाहिर सी बात है कि उसके पेरेंट्स परेशान होंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनका बच्चा पाए की तरह ध्यान दे। लेकिन एडलरियन साइकोलॉजी में इस प्रॉब्लम को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। पढ़ाई में अच्छे ग्रेड्स लाने का टास्क या जिम्मेदारी किसकी बनती है, उस बच्चे की या उसके पेरेंट्स की? तो फिलॉसफर जवाब देते हैं कि ये टास्क सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे का है। अगर बच्चे के पेरेंट्स उसे पढ़ने को कह रहे हैं तो वहाँ कोई सेपरेशन ऑफ टास्क नहीं है, यानी उनके बीच इस बात को लेकर बहस होने के चांसेस ज़्यादा है। तो एडलर की सेपरेशन ऑफ टास्क का मतलब है कि हमें दूसरों के काम में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। बस इतनी सी ही बात है। एक और तरीका है ये जानने का कि ये टास्क आपका है या किसी और का। अगर टास्क पूरा हो गया है तो पूरे टास्क का रिजल्ट किसे मिलेगा? ऊपर दिए एग्जाम्पल में बच्चे को रिजल्ट मिलेगा। अगर वो क्लास में पीछे रहा तो भी उसे ही दोष दिया जाएगा। अगर पेरेंट्स इस टास्क में शामिल होते हैं तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी। बच्चे को इन्फीरियर फील होगा और वो अपनी मर्जी से नहीं बल्कि अपने पेरेंट्स की मर्जी से जीने के लिए मजबूर हो जाएगा। उस नौजवान को ये बातें बेहद अजीब और बेतुकी लग रही थी। पेरेंट्स जानते थे कि बच्चे को क्या करना है, पर गार्जियन होने के नाते उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चे को गाइड करे। कोई भी बच्चा अपनी खुशी से पढ़ाई नहीं करता, लेकिन फिलॉसफर के पास इसका भी जवाब है। पेरेंट्स बोल सकते हैं कि बच्चे को डांट डपट कर पढ़ाई के लिए बैठाना उसके भले की बात है, लेकिन पेरेंट्स को अपने गोल्स भी तो पूरे करने हैं। पेरेंट्स कभी ये नहीं चाहेंगे कि सोसाइटी ये सोचे कि वो अपने बच्चे को नज़रअंदाज करते हैं, बल्कि उल्टा कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर अपनी सारी इच्छाएं लाद देते हैं और उन्हें सोसाइटी में किसी ट्रॉफी की तरह पेश करते हैं। इस पर नौजवान और भी हैरान हुआ। तो क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफियर यानी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए? बच्चे को जो भी बनना है उसे बनने देना चाहिए। क्या उन्हें अपने बच्चों की एजुकेशन की फिक्र नहीं होनी चाहिए? फिलॉसफर ने नौजवान से कहा, ध्यान से सुनो, हम टास्क के सेपरेशन की चर्चा कर रहे हैं। जो बच्चों का काम है उन्हें करने दो, उसमें पेरेंट्स को दखल नहीं देना चाहिए। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि हमें बच्चों की हेल्प नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका जो काम है उन्हें खुद करने दो। जैसे उन्हें बोलो कि पढ़ने की जिम्मेदारी या टास्क उनका है। अगर बच्चा वाकई में दिल लगाकर पढ़ता है और उसे कुछ हेल्प चाहिए तब पेरेंट्स को उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उन्हें बच्चे और उसके टास्क के बीच दखल अंदाजी नहीं करनी है। ये सेम उसी तरह है जैसे काउंसलिंग को लेकर एडलरियन साइकोलॉजी की अप्रोच होती है।
एडलरियन साइकोलॉजी अपने क्लाइंट की लाइफ को चेंज करना अपना टास्क नहीं समझता, बल्कि वो क्लाइंट के ऊपर छोड़ देता है कि उसे खुद को चेंज करना है या नहीं। काउंसलर सिर्फ उसे हेल्प करता है, क्योंकि आप तब तक लोगों को चेंज नहीं कर सकते जब तक कि वो खुद चेंज ना होना चाहे। वे द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड इज नौजवान की बातों ने फिलोसोफर के मन में एक क्यूरियोसिटी पैदा कर दी थी। कैसे नौजवान ने फौरन ये बोल दिया था कि एडलरियन साइकोलॉजी के ज़्यादातर कॉन्सेप्ट उसे एकदम सेल्फिश लगे थे। फिलोसोफर उसके मन के हर डाउट को क्लियर करना चाहता था, तो उसने नौजवान से पूछा कि उसके हिसाब से सेल्फिश इंसान की निशानी क्या है। हैरानी की कोई बात नहीं थी कि नौजवान सेल्फिश होने को नेगेटिव तरीके से लेता था। उसे लगता था कि एक सेल्फिश इंसान अपनी मनमानी करता है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, उसे बस इस बात से मतलब होता है कि उसका फ़ायदा किस चीज़ में है, उसे औरों के दुख और तकलीफ से कोई लेना देना नहीं होता। फिर फिलोसोफर ने समझाया कि जो लोग हद से ज़्यादा सेल्फिश होते हैं उन्हें टास्क के सेपरेशन में भी प्रॉब्लम होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे लोग तारीफ़ के भूखे होते हैं। चाहे वो नौजवान खुद को सेल्फिश ना माने, चाहे वो इस बात का ध्यान रखे कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं, तो भी सब कुछ उसके खुद के नज़रिए पर डिपेंड करेगा, क्योंकि वो हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू की फ़िक्र करेगा और यही सोचता रहेगा कि लोग क्या कहेंगे, उनका रिएक्शन क्या होगा। यानी वो हमेशा दूसरों के नज़रिए के बारे में ही सोचता रहेगा। क्या आपको पता है इस बात की क्या निशानी है कि आप नाम और तारीफ़ के भूखे नहीं हैं? जब लोग आपको नापसंद करते हो और आप उनकी उम्मीदों को पूरा करने की टेंशन नहीं लेते। आप बस वही करते हो जो आपका काम है, जो आपको करना चाहिए। इसी वजह से लोग आपको पसंद नहीं करते, यानी आप एकदम आज़ाद पंछी की तरह हो, आप किसी और की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए नहीं जी रहे। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है, यू आर नॉट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। आप शायद खुद को लाइफ का हीरो समझ रहे होंगे, एक आइडियल हीरो जो सबका ध्यान रखता है, सबका भला करता है। हम सबको कभी ना कभी लाइफ में ये चीज़ फील होती है। लेकिन हम अकेले सबकी लाइफ के हीरो नहीं बन सकते, हम बस अपनी लाइफ के हीरो हैं। हम सिर्फ एक कम्युनिटी के मेंबर हैं, एक बड़े से ग्रुप का एक हिस्सा भर है। लोग आपके लिए नहीं जी रहे तो आप भी उनके लिए जीना छोड़ दो। लोगों की आपसे जो उम्मीदें हैं, आप उसे नज़रअंदाज करना तो सीख गए होंगे, पर आपको एक और चीज़ सीखनी है कि आप भी लोगों से उम्मीद मत करो। क्या होता है जब आप उम्मीदें रखते हो? आप अपने ही ख्यालों के जाल में फंस जाते हो। आपको लगता है लोग आपकी इंसल्ट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आप खुद को हद से ज़्यादा अहमियत देने लगते हो। आपको लगता है ये दुनिया आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है। इससे आप सेल्फिश तरीके से सोचने लगते हो। इस नज़रिए से जब आप किसी को देखोगे तो कहोगे, ये आदमी मुझे क्या देगा, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। ये सब चीज़ें आपको बेहद सेल्फिश बना देती है। इसके बजाय जब आप किसी से मिले तो कहें, मैंने इस इंसान को क्या दिया है, मैंने इसका क्या भला किया है। इस तरह की थिंकिंग डेवलप करने से आप कम्युनिटी का भला कर सकते हो, लोगों के काम आ सकते हो। एडलरियन साइकोलॉजी के अनुसार अपनी कम्युनिटी के साथ जुड़कर ही आप खुद की पहचान बना सकते हो, अपने लिए एक फाउंडेशन तैयार कर सकते हो। आपकी कम्युनिटी ग्रो करेगी तो आप भी ग्रो करोगे। इंसान दुनिया में अकेला नहीं है, बल्कि उन बूंदों की तरह है जिनसे मिलकर समुद्र बनता है। जब हम कम्युनिटी शब्द सुनते हैं तो हमें अपने पास पड़ोस का ख्याल आता है। किसी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि हम कम्युनिटी को ही पूरी सोसाइटी समझ लेते हैं, और वो नौजवान भी कुछ ऐसा ही सोचता था। लेकिन फिलोसोफर ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, हाँ बेशक सोसाइटी भी कम्युनिटी ही है, लेकिन साथ ही जिन चीज़ों से आप जुड़े हो वो भी एक तरह से कम्युनिटी होती है, जैसे कि आपका ऑफिस जहां आप जॉब करते हो, आपका स्कूल या कॉलेज जहां आप पढ़ते हो, या आपका मोहल्ला जहां आप रहते हो। सब जगह छोटी छोटी कम्युनिटी है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। एडलरियन साइकोलॉजी में जगह भी कम्युनिटी ही मानी जाती है, क्योंकि आप उन जगहों से कनेक्टेड फील करते हो। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग किसी एक कम्युनिटी पर ही ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। वो उस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते, और सारी प्रॉब्लम की जड़ असल में यही है। मान लो वो नौजवान अपने स्कूल को ही अपनी कम्युनिटी मान ले, तो वो सिर्फ अपने ग्रेड्स, क्लास में अपनी पोजीशन और अपनी रेपुटेशन तक ही सोचता रहेगा, यानी उसे लगेगा कि उसकी सेल्फ वर्थ सिर्फ उसके स्कूल की चारदीवारी तक सीमित है। तो जब आप खुद को किसी एक ही कम्युनिटी से बांध लेते हो तो एक बुरा अनुभव आपको ज़िंदगी के लिए अफेक्ट कर सकता है।
जैसे मान लो उस नौजवान को कम ग्रेड्स मिले तो वो हमेशा यही सोचेगा कि वो किसी काम का नहीं है। वो अपनी वक्त को जिंदगी भर अपने ग्रेड्स के हिसाब से देखता रहेगा। उसे लगेगा कि वो लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके कम मार्क्स आए हैं। अब जाहिर सी बात है कि इस तरह की सोच इंसान की पर्सनल डेवलपमेंट के आड़े आती है। फिलोसोफर कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि हम सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं बल्कि कई अलग अलग कम्युनिटी का हिस्सा हैं। किसी एक कम्युनिटी का पार्ट होना जैसे कि स्कूल कम्युनिटी हमें डिफाइन नहीं करता। ये हमारी कंप्लीट पहचान नहीं है। एक बड़ी कम्युनिटी का पार्ट बनकर जैसे कि आपका ऑफिस, आप अपना एक अलग नज़रिया सेट कर सकते हो और ये आपको एहसास कराएगा कि आप जब छोटी कम्युनिटी जैसे स्कूल लाइफ में थे तो बेकार ही छोटी छोटी बातों पर टेंशन लेते थे। कंक्लूजन, सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने इस समरी में जानी वो ये है कि अगर आपको सच में खुश रहना है तो अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा करो कि लोगों की नफरत भी झेल सको। इस माइंडसेट के बारे में एडलरियन साइकोलॉजी ने बहुत गहराई से लिखा है। एडलरियन साइकोलॉजी के फाउंडर है अल्फ्रेड एडलर। दूसरी चीज़ जो आपने सीखी वो ये कि लोग चेंज हो सकते हैं और आपका पास्ट आपको डिफाइन नहीं करता है। जो बीत गई सो बीत गई। एडलरियन साइकोलॉजी में ट्रॉमा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। आपके पास्ट एक्सपीरियंस आपकी करंट सिचुएशन को डिफाइन नहीं करते। जो चीज़ सच में आपको डिफाइन करती है वो है आपका एटीट्यूड, जो तय करता है कि इन एक्सपीरियंसेस को हैंडल कैसे करें। अगर आपको खुश रहना है तो अपने आज में जीने की आदत डाल लो। तीसरी चीज़, आपकी हर प्रॉब्लम के पीछे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ही मेन कारण है। जो लोग खुद को हमेशा दूसरों से कंपेयर करते हैं कभी खुश नहीं रहते। हमें लगता है कि दूसरे हमसे बेटर है इसलिए हम में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है। लेकिन आप खुद को कमतर इसलिए फील करते हो क्योंकि आप सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस कर रहे हो और इन कमियों की वजह से ही आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी फीलिंग सब्जेक्टिव है, यानी वो सिर्फ आपकी राय है। जो इनसिक्योरिटीज़ आपके मन है वो वक्त के साथ चेंज हो सकती है। जो चीज़ आज आपको बुरी लग रही है या आपको हर्ट फील करा रही हो शायद उसके पीछे कोई पॉजिटिव रीजन हो। बस डिपेंड करता है कि आपका नज़रिया क्या है। चौथा, आपने सीखा कि खुश रहने का एक और तरीका है कि हम नाम और फेम के पीछे ना पड़े। हाँ, सबको अपनी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। कुछ लोग मेहनत तभी करते हैं जब उनकी तारीफ की जाए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हम सिर्फ अपनी तारीफ सुनकर मोटिवेट हो। ऐसी मोटिवेशन टेम्पररी होती है। अपनी लाइफ अपनी शर्तों पर जियो, ना कि दूसरों की सलाह पर। जो उम्मीदें आपको खुद से है उन पर पूरा उतरने की कोशिश करो। अगर आप सिर्फ दूसरों की खुशी का ख्याल रखोगे तो कभी खुश नहीं रह पाओगे। पांचवी चीज़, अपना ध्यान रखना और अपनी ज़रूरतों के बारे में सोचना सेल्फिश होना नहीं होता है, आप बस अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हो। एडलरियन साइकोलॉजी में टास्क को सेपरेट रखने की कोशिश की जाती है ताकि इंटरपर्सनल झगड़ों से बचा जा सके। अगर आप किसी दूसरे का काम करेंगे तो आप हमेशा उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरे उतरने की कोशिश करते रहोगे। छठी चीज़, अलग अलग कम्युनिटी से जुड़े रहना आपको सेल्फिश होने से बचाता है। छोटी बड़ी किसी भी तरह की कम्युनिटी के जुड़कर आपके अंदर एक हम्बलनेस यानी नम्रता आती है। आप खुद को घमंडी और बदमिजाज होने से बचा सकते हो, क्योंकि हम जब किसी बड़े सोशल ग्रुप से जुड़ते हैं तो हमारे काम भी बड़े और अच्छे होते हैं। आज के टाइम में एंजॉय करना बहुत ईज़ी हो गया है। लोग मज़े के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं, आए दिन पार्टनर चेंज करते हैं, पर सच तो ये है कि कोई भी पूरी तरह से खुश नहीं है। लोग नकली खुशियों के पीछे भागकर अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। पर एडलरियन साइकोलॉजी आज के इस नेगेटिव वर्ल्ड में आपको पॉजिटिव वाइब देती है। ये आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती है। ये आपको सिखाती है कि खुद के बारे में सोचना और खुद का ख्याल रखना सेल्फिश नहीं होता है। जब हम खुश रहेंगे तभी तो दूसरों को खुश रख पाएंगे। इसलिए अपनी खुशी के बारे में सोचो और वो करो जो आपको पसंद हो, क्योंकि आप लाइफ की हर खुशी डिजर्व करते हो। तो अगर आप ही खुद को खुश नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा।